मैं अमीर घराने की इकलौती लड़की थी। मेरे पापा ने एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का मेरे लिए देखा क्योंकि वो मेरी इज्जत करे। फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद ही मेरे पापा की बिजनेस मेरे पति आशीष ने अच्छे से संभाल लिया था। एक दिन अचानक मेरा पति अपनी विधवा बहन को अपने साथ घर पर लेकर आ गया और मैं जब अपने पति को उसके रूम से बाहर निकलते देखी तो एक रात मैंने अपने पति आशीष का पीछा किया और फिर मेरे पति ने जो अपनी विधवा बहन के साथ किया उसे देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया था, क्योंकि मेरे पति आशीष ऑफिस गए थे और मैं घर का सारा काम नौकरों से करवा रही थी क्योंकि मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं अक्सर कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। शादी के पहले मैं भी अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटा दिया करती थी, पर शादी होने के बाद अब मैं घर का सारा काम अच्छे से संभाल ली थी और अब मैं बिजनेस के कामों से फ्री हो गई थी। मेरे पति आशीष पढ़े लिखे और एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा बिजनेस संभाल लिया था और उन्होंने मुझे टेंशन फ्री कर दिया था। आशीष और मैं एक बहुत बड़े घर में रहते थे और अभी हमारी शादी को 3 महीने बीते थे। इन 3 महीनों में मेरी जिंदगी बहुत खुशियों के साथ गुजरी। वो हर वक्त मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे। जब वो लंच में खाना खाने घर पर आए थे तो मैंने सोचा कि आज मैं कैसे भी करके उन्हें वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उन्हें अपने साथ कुछ शॉपिंग कराने के लिए ले जाऊंगी। लेकिन आशीष जब घर वापस आए थे तब उनके साथ एक औरत भी आई थी। उसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। मेरे पति ने मुझे कहा कि वो उनकी विधवा बहन चंदा है, जो बहुत दुख में अपने ससुराल वालों के साथ अपना गुजर बसर कर रही थी, पर उसके ससुराल वालों ने अब उसे घर से निकाल दिया है और मेरे सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। इसी कारण वो चंदा को हमारे घर पर अपने साथ ले आया था। उन्होंने बहुत इज्जत और प्यार के साथ मुझसे कहा कि प्रीति, क्या मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख सकता हूँ? जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अगर तुम कहो तो हम चंदा को सर्वेंट रूम में ही रख सकते हैं, पर चंदा मेरी बहन का मेरे अलावा और दूसरा कोई भी सहारा नहीं है, इसीलिए मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं। आशीष की आंखों में दुख साफ साफ झलक रहा था। उन्हें ऐसा देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उनसे कहा, आशीष, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन चंदा मेरी भी तो बहन ही लगेगी ना, तो भला मैं अपनी ही ननद को सर्वेंट रूम में क्यों भेजूंगी? हमारा तो इतना बड़ा घर है और इतना सारा रूम है। आपको जो अच्छा लगे वो चंदा को रूम दे दो। ये बात सुनकर आशीष खुश हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रीति, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने उनसे कहा, अगर आप अब भी ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। फिर मैंने चंदा को अपने गले से लगाया और फिर आशीष से कहा कि आप इन्हें रूम दिखा दो, मैं आप सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती हूँ। आशीष ने हमारे कमरे के बगल वाले रूम में चंदा को रहने की जगह दे दी। तब तक मैंने सबके लिए खाना टेबल पर लगा दिया था। कुछ देर बाद आशीष और चंदा भी नीचे खाना खाने के लिए आ गए थे। मुझे आशीष की बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही तो आशीष ने कभी मुझसे शादी के पहले अपनी किसी भी बहन के बारे में कुछ भी बताया था। आशीष की बहन बहुत ही खूबसूरत और मासूम से दिखने वाली लड़की थी। वो अपना सर नीचे झुकाकर खाना खा रही थी और मैं उस बेचारी को देखकर यही सोच रही थी कि ये किस्मत ने उस पर कैसा जुल्म ढाया है। बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई और अब उसका कोई सहारा भी नहीं रहा। जब खाना खाकर आशीष मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आज तक आपने किसी भी बहन की कोई बात मुझसे नहीं बताई। आपकी तो बहन बहुत ही मासूम है। अगर आप मुझसे इस बारे में पहले ही सब बता देते तो मैं खुद ही जाकर उसके ससुराल से उसे यहाँ पर अपने पास ले आती। उन्होंने मुझसे कहा कि चंदा ने अपनी मनपसंद से शादी की थी और माँ पापा के गुजरने से पहले हम सब ने चंदा से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। मुझे तो कुछ दिन पहले ही पता चला कि चंदा अब विधवा हो गई है। मुझे ये बात सुनकर रहा नहीं गया तो मैं उसे मिलने उसके ससुराल चला गया और जब मैंने उसके ससुराल वालों का रवैया देखा तब मैंने ये फैसला किया कि चंदा को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैंने आशीष का हाथ पकड़कर उनसे कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं
मुझे गर्व है कि आप मेरे पति हैं। आपने एकदम सही फैसला किया। आप बेफिक्र रहें, आपकी बहन चंदा को यहाँ पर कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। मैं उसका अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखूंगी। आशीष मुस्कुराते हुए बोले कि प्रीति, मुझे तुम पर अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा है। आशीष और मेरी शादी मेरे पापा की मर्जी से हुई थी। आशीष मेरे पापा के ऑफिस में इंजीनियरिंग की पोस्ट पर काम करते थे। पापा उनकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मैं पापा का बिजनेस में मदद किया करती थी और पापा के ऑफिस में जाया करती थी। मैं कई बार वहाँ आशीष से भी मिली थी, लेकिन उस समय मुझे ये खबर नहीं थी कि आशीष मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बन जाएगा। अचानक मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। तब मेरे पापा ने मेरे लिए शादी का रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अपनी बराबरी में शादी का रिश्ता देखते देखते तो बहुत समय बीत गया, लेकिन अभी तक पापा को कोई लड़का पसंद नहीं आया था, क्योंकि हम लोग बहुत अमीर घराने से थे। फिर पता नहीं कैसे अचानक मेरे पापा ने मेरे लिए आशीष को पसंद कर लिया। और जब मेरे पापा ने मुझे आशीष के बारे में बताया तो मैं तो चौंक ही गई थी, क्योंकि वो तो कहीं से भी हमारी बराबरी का नहीं था। और मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वो बहुत ईमानदार और साफ दिल का लड़का है। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। बेटा, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जिससे भी तुम्हारी शादी हो वो इंसान तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारी कदर करे। आशीष एक बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है। आशीष से अच्छा मुझे दूसरा लड़का कोई भी नहीं दिखा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर पाऊँ। तुम मेरे इस पूरे जायदाद की मालिक हो और आशीष एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। वो तुम्हारे साथ रहकर इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगा और तुम दोनों खुशहाल जिंदगी बिता पाओगे। पापा की बात तो मैं हमेशा से मानती थी और मैं ये भी अच्छे से जानती थी कि आशीष एक अच्छा और ईमानदार लड़का है। मेरे पापा ने आशीष के बारे में जितना भी पता किया था, उससे उन्हें पता लगा कि उनके मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और वो अकेले ही अपने घर में रहा करता था। ये सब जानकर पापा टेंशन फ्री हो गए थे कि उसका सारा समय और प्यार मेरी बेटी के लिए ही होगा। तब पापा ने वक्त निकालकर आशीष से मेरे रिश्ते की उससे बात किया। आशीष तो उनकी बात सुनकर हैरान ही हो गया था। फिर हम और आशीष 2-3 बार मिले और फिर आशीष के बोलने पर पापा ने तुरंत हम दोनों की शादी बहुत धूमधाम के साथ कर दी। शादी होने के बाद हम और आशीष पापा के दिए हुए उस बंगले में जाकर रहने लग गए। आशीष भी मेरे साथ बहुत खुश थे और फिर आगे चलकर मेरे पापा की बात एकदम सच साबित हुआ। आशीष ने शुरू से लेकर आज तक मेरा इस तरीके से ख्याल रखा जिसे देखकर मैं हैरान ही हो जाती थी। शादी होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि प्रीति, तुम घर पर आराम किया करो और ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर बेफिक्र होकर छोड़ दो। मैं पापा जी के साथ रहकर सब काम अच्छे से संभाल लूँगा। मैं भी ऑफिस का काम संभालते संभालते थक गई थी और मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ा राहत महसूस हुआ। आशीष ईमानदारी के साथ मेरे पापा के साथ बिजनेस को अच्छे से संभाल रहा था और मैं अब टेंशन फ्री होकर घर की गृहस्थी में लग गई थी। समय के साथ साथ पापा अब पहले से ज़्यादा बीमार होने लगे थे और अब उन्होंने भी सारा काम आशीष के ऊपर छोड़ दिया था। वो हफ्तों में 1 या 2 बार ऑफिस में चक्कर लगा आते थे और आशीष की मेहनत और लगन के साथ काम करता देख खुश हो जाया करते थे। आशीष ने हमारे बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। हम सबका एक एक पल बहुत खुशियों के साथ बीत रहा था। जब से चंदा हमारे यहाँ आई है तब से हम लोग 2 से 3 लोग हो गए हैं। आशीष हमेशा की तरह हर सुबह ऑफिस चले जाया करते थे और मैं घर के काम के साथ कुछ वक्त चंदा के पास जाकर उससे बातें कर लिया करती थी। चंदा बहुत ही कम बात किया करती थी, पर मुझे ये आदत अच्छी लगती थी। मैं जब कभी भी उसके रूम में उससे बातें किया करती थी तब वो मेरी बातों को ध्यान से सुना करती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि शायद उसने बहुत दुख झेले हैं और उसका ये दुख उसकी आंखों की नमी साफ साफ बता रही थी। मैं सोच रही थी कि चंदा पहले की तरह अपनी ज़िंदगी खुशियों के साथ जिए, इसीलिए मैं चंदा को उसके रूम से बाहर आने के लिए बोलती रहती थी। लेकिन एक बार जब आशीष ऑफिस से घर आए तो वो कुछ देर के बाद चंदा के रूम से बाहर आए तो वो मुझसे बोले कि
तुम चंदा के रूम में मत जाया करो। उसे अभी कुछ समय लगेगा। उसे अभी कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। वो अपने आप ही दुखों से बाहर निकल जाएगी। उसे अपने दुख तकलीफ के बारे में किसी से भी बताने में अच्छा नहीं लगता, और अब वो तुम्हारे इस कदर से बात करने से वो बहुत परेशान सी हो गई है, और अब वो मुझसे यहाँ से जाने की बातें करती रहती है। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल परेशान सी हो गई कि आशीष मुझे गलत ना समझ बैठे। इसीलिए मैंने आशीष से कहा कि मैं तो बस चंदा की जिंदगी फिर से पहले जैसा करना चाहती थी और उसे खुश देखना चाहती थी। तब आशीष ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि प्रीति, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है, पर इस समय वो अकेले रहना चाहती है, इसीलिए उसे अभी अकेला छोड़ दो। मैंने फिर आशीष से कहा कि आज के बाद मैं चंदा को कभी भी परेशान नहीं करूँगी, और आजकल मेरे पास खुद ही बहुत सारे काम हैं। मैं अब रात को बहुत जल्दी ही सो जाया करती थी और सुबह में बहुत लेट से उठा करती थी। आशीष मेरे जागने से पहले ही ऑफिस चले जाते थे और मुझे तो बहुत कम ही समय मिलता उनके लिए नाश्ता तैयार करने का, और साथ ही मुझे घर के सारे काम काज भी संभालना होता था। अब मुझे हर वक्त थकान सा महसूस होता रहता, और अब मुझसे घर के काम काज भी सही से नहीं होता था, बल्कि काम तो सब नौकरों को ही करना होता था। मैं तो सिर्फ उन पर नज़र रखा करती थी। मैं अब अपना काफ़ी समय अपने रूम में बिताने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत थक जाया करती थी। शादी के बाद मैं अपने साथ अपनी पुरानी नौकरानी को यहाँ ले आई थी, क्योंकि मुझे उस पर पूरा विश्वास था। इसीलिए मैंने घर की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दिए और मैं खुद आराम किया करती थी। मैं कहीं पर भी बैठती तो सो जाया करती थी, पर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं पूरा ऑफिस और घर दोनों संभाल लेती थी। लेकिन मुझे इतनी थकान का एहसास नहीं होता था। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी थी कि अब मैं खाना पीना भी कम कर दी थी। आशीष से जब मैंने ये बात बताई तो वो बोले कि ऐसा मौसम बदलने के कारण हो रहा होगा, इसीलिए तुम्हें अजीब सा महसूस होता होगा। अच्छा देखो, आज से तुम पूरी नींद लिया करो। आशीष की बातों में प्यार की इस कदर मिठास थी कि मेरी सारी थकान दूर हो जाती। अब मैं चंदा के रूम में जाना भी एकदम से छोड़ दी थी। वो नाश्ता और रात का खाना भी अपने रूम में ही अकेले खाया करती थी, इसीलिए मुझे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं देता था। आशीष जब ऑफिस से घर पर आते तो वो चंदा के रूम में जाया करते थे, और कुछ समय बिताने के बाद ही वो मेरे पास आया करते थे। मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं था, पर एक रात अचानक मेरी नींद टूटी तो मेरे बिस्तर पर आशीष नहीं थे। मैं घबरा गई कि इतनी रात में इस वक्त वो कहाँ होंगे। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि आशीष चंदा के रूम से बाहर निकल रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा कि भला इतनी रात को चंदा के रूम में आशीष का क्या काम हो सकता है। पर फिर मैंने सोचा कि शायद वो चंदा को देखने गए हों। मैंने इस बारे में आशीष को कुछ भी नहीं कहा, और वो मेरी ओर देख पाते कि मैं वहाँ से खुद ही अपने रूम में आ गई और सोने लगी। अब तो ऐसा हर दिन का ही हो गया था। जब कभी रात में मेरी नींद टूट जाती तो आशीष कमरे में नहीं होते थे। मुझे तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, और इतनी रात को आशीष का अपनी बहन के रूम में जाना क्यों ज़रूरी होता है, जबकि वो तो ऑफिस से आने के बाद भी सबसे पहले अपनी बहन के कमरे में ही जाया करते थे। मुझे आशीष की आदत हो गई थी, इसीलिए उनके बगैर मुझे दोबारा अकेले नींद ही नहीं आती थी, और जब तक वो कमरे से बाहर रहते तब मैं उनके बारे में ही सोचती रहती थी। अचानक एक रात मेरे सामने एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। दरअसल एक रात जब मेरी नींद खुली तो आशीष कमरे में नहीं थे, और जब मैंने सोचा कि चंदा से मिले मुझे बहुत दिन हो गए हैं तो क्यों ना मैं चंदा के साथ बैठकर कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। वो नज़ारा देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी रात को आशीष अपनी बहन के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। उस वक्त मेरे लिए तो अपने पैरों पर खड़े रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और कमरे के अंदर से आती आवाज़ ने तो मेरे बोल पाने की हिम्मत ही छीन ली थी। आशीष चंदा को अपने गले से लगाकर बैठे थे और वो उसे प्यार किए जा रहे थे, पर इस कदर की मोहब्बत तो एक भाई और बहन के बीच में किसी हाल में भी नहीं होती। मैंने उन्हें जिस तरीके से देखा था उन्हें अपने लफ्ज़ों में बयां कर पाना
बहुत ही मुश्किल था। और आशीष और चंदा की बातों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उस दिन उनके रिश्ते का सच मैंने अपने कानों से सुन लिया था। चंदा उनसे कह रही थी कि अब और कितने दिनों तक हम लोग को ये भाई बहन होने का नाटक करना पड़ेगा और मैं अपनी ही सौतन को अपने सामने ऐसे बर्दाश्त करती रहूं। जब भी प्रीति मुझे दिखाई देती है तो मेरा मन करता है कि मैं उसे मार डालूं और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं उसे हम दोनों की जिंदगी से निकाल फेंकूं। इस पर आशीष चंदा से बोल रहा था कि अरे चंदा, तुम भी ना, इसीलिए तो मैंने प्रीति को तुम्हारे रूम में आने से मना कर दिया है। मुझे हर वक्त डर सा लगता रहता कि कहीं तुम गुस्से में आकर सबको सच्चाई ना बता दो। चंदा, बस अब और कुछ दिनों की ही बात है और फिर सारा ऐश और आराम जायदाद हम दोनों के नाम हो जाएगा। चंदा कह रही थी कि इतने दिनों से मैं दिल पर पत्थर रखकर इसी का तो इंतजार कर रही हूँ, पर जब आप उसके कमरे में रात बिताने जाते हैं तो मेरी जान ही निकल जाती है। मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैं रात भर यही सोचती रहती कि वो ना जाने आपके साथ क्या क्या करती होगी। तब आशीष ने कहा कि चंदा, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी पहली और आखिरी प्यार हो और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम एक छोटे से घर में रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिताओ। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरना चाहता हूँ। मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं है। मैंने प्रीति के पापा को खाना में हल्का हल्का सा जहर देना शुरू कर दिया है, इसीलिए उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ने लगी है। और साथ ही मैं प्रीति को भी जूस या खाने में हल्का हल्का जहर मिलाकर देता रहता हूँ, इसीलिए उसको भी अब इतना कमज़ोरी का महसूस होता है। और इसीलिए तो मैं इतनी रात को बेफिक्र होके तुम्हारे पास भी आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर वो एक बार सो जाएगी तो उसकी सुबह ही आँख खुलेगी। तुम बस कुछ और दिन सब्र कर लो, फिर प्रीति और उसके बाप का किस्सा ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए और हम दोनों फिर इस पूरी जायदाद के मालिक होंगे। आशीष चंदा से बेइंतहा मोहब्बत उससे जाहिर कर रहे थे और मैं दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों को निहार रही थी। मुझे यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि जिस इंसान को मेरे पापा ने इतना सीधा साधा और मासूम समझकर मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया था, वो इंसान ऐसा भी कर सकता है। आशीष के लिए मैं सिर्फ एक रास्ता थी जिसके जरिए वो अपनी नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। वो मेरे पापा को भी इस कदर बीमार करके मौत के करीब पहुंचा चुका था और वो मुझसे भी जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पापा और मेरे मरने के बाद सारा प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगा, इसीलिए वो हर वक्त मेरे पापा के सामने एक अच्छा इंसान और मासूम बनने का नाटक करता था। अचानक मुझे चक्कर सा आने लगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए वहाँ पर मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। तभी आशीष और चंदा ने वहाँ पर मेरी मौजूदगी का एहसास कर लिया था और उन दोनों ने जैसे ही मुझे वहाँ पर देखा तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आशीष को तो ये बात का खबर ही नहीं था कि मैं कुछ दिनों से रात का खाना भी नहीं खा रही हूँ और शायद इसी वजह से मुझे रात को नींद ही नहीं लगती थी, जबकि मैं हर सुबह थोड़ा सा नाश्ता करती थी और पूरे दिन नशे में ही रहती थी। आशीष ने घबराते हुए कहा कि प्रीति, तुम यहाँ कोई काम था क्या? तो मुझसे बोलती। मैं तो यहाँ बस चंदा को देखने आ गया था क्योंकि इसकी तबीयत कल से कुछ ठीक नहीं थी। आशीष को शायद ये पता नहीं था कि मैं उनकी सारी बातें सुन ली हूँ और उन दोनों को इतना पास होना भी देख ली थी। खैर, मैं अभी ये सब बात आशीष से नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अभी ये सही वक्त नहीं था, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरी नींद खुली तो मुझे दोबारा नींद ही नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं आपको बुलाने यहाँ आ गई। आशीष डरते डरते मेरे साथ कमरे में वापस आ गए। कैसे भी करके मैंने पूरी रात बहुत मुश्किल से अपने इन आंसुओं को बर्दाश्त करके रखी थी। मैं आशीष से इतने दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मेरा दिल उन्हें अपना चुका था, लेकिन उन्होंने मेरी इस मोहब्बत को बर्बाद करके रख दिया था। जब सुबह हुआ तो आशीष ऑफिस के लिए निकल गए और तभी मुझे टाइम मिलते ही मैंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया। वो मेरे पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मैंने उन्हें फ़ोन पर सारी बातें बताई और रोने लगी। तब उन्होंने मुझे बोला कि सब सही हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, और वो कुछ देर में ही
अपनी पुलिस फोर्स के साथ हमारे यहाँ आ गए और सबसे पहले तो चंदा के रूम में जाकर उससे पूछताछ करने पर उसने डर के मारे सारे सच उगल दिया। उसने बताया कि ये बात जब पता लगा कि प्रीति के पापा प्रीति के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तब उसने सबसे पहले मुझे मायका छोड़ दिया और वो खुद दूसरा किराए का कमरा लेकर रहने लगा। वो जानबूझकर उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए प्रीति के पापा के सामने एक अच्छा ईमानदार इंसान बनने का नाटक करने लगा, जिसमें इनकी किस्मत रंग ला गई और प्रीति के पापा ने प्रीति की शादी इनसे करवा दी। चंदा और आशीष ने लव मैरिज शादी की थी और वो गरीबी से तंग हो चुके थे, इसीलिए वो दोनों ने एक नई जिंदगी और अच्छी जिंदगी बिताना चाह रहे थे, जिसके खातिर उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी तबाह करने का प्लान बनाया। आशीष पैसों और जायदाद के पीछे इस कदर खो गया था कि उसने मेरी जान और मेरे पापा की जान लेने में जरा सा भी नहीं सोचा। चंदा के सारे बयान डीएसपी साहब ने सुनते ही चंदा के साथ साथ आशीष को भी ऑफिस जाकर गिरफ्तार कर लिया और मैंने उन दोनों पर केस फाइल कर दिया और फिर मैंने बिना देरी किए अपना और अपने पापा का इलाज शुरू करवा दी। मेरे पापा के शरीर में बहुत हद तक जहर फैल चुका था, जिसके कारण वो अब बेड पर ही लेटे रहते थे। आशीष और चंदा दोनों जेल की हवा खा रहे थे और अपने लालच और अपने किए की सजा झेल रहे थे। फिर मैंने और मेरे पापा मिलकर फिर से बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गए। कभी कभी जैसा हमें दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए आप जब कभी भी अपनी लड़कियों की किस्मत का फैसला करें यानी शादी करें, तब पूरे अच्छे से देख समझ कर और छानबीन जरूर करके ही शादी करें। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।